नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और जैसा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी नोट्स भी बना रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। देखिए, अब इसी के साथ साथ बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए आप लोग और अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू करिए, जो आपके एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब लग जाइए, बहुत ज्यादा अब आप लोग के पास समय नहीं है, तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जोर शोर से लग जाइए। और मुझे उम्मीद भी है आप सभी लोग बहुत ही जोर शोर से लगे होंगे। और ठंड भी जैसा कि काफी ज्यादा बढ़ गई है इस समय, कई लोग के तो पेन नहीं उठ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है। थोड़ा सा हाथों को वार्म अप करिए और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास के वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसका देखा जाए जो मेजबान राज्य है दोस्तों वो है केरल। ठीक है, तो केरल जो है ये अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय जो समुद्र तट महोत्सव होने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। ठीक है, ये केरल सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है 24 दिसंबर, यानी कि आज से ये शुरू होगा और 2 जनवरी अगले साल, ठीक है, अगले साल कहना तात्पर्य कुछ ही दिन रह गए अगले साल होने में, तो 2 जनवरी 2023 तक ये आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पे, जो केरल के उत्तर में एक तट है जिसे मसाला तट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मालाबार तट के पास में, तो वहीं पे इसका बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल के आयोजन किया जाएगा। मेजबान कौन है? केरल राज्य। यहाँ पे जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे आज, यानी कि वो उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें देखा जाए इस महोत्सव में भव्य बेकल बीच पार्क में जितने भी जो केरल राज्य की जो संस्कृति है, जो वहां पे कला है, जो प्रसिद्ध वहां की कला है, यानी कि अनूठी कला, उनका पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विविधता है, जो रंग है, उसकी झलक इस पूरे महोत्सव के दौरान दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज। महोत्सव का बेसिकली उद्देश्य अगर देखा जाए, ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है कि अपने क्षमता का प्रदर्शन कर जिले के विकास को नई गति देना। तो एक केरल जो राज्य है उसकी जो क्षमता है कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हर चीज का प्रदर्शन कर उस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, यही ओवरऑल बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का उद्देश्य है। बात कर रहे हैं केरल की, तो आइए केरल देख लेते हैं। ये है आपके सामने इंडिया का मैप और सुदूर अगर आप देखें दक्षिण में जाए, बिल्कुल यहाँ पे साउथ में आपको दिखाई देगा, ईस्ट जो है माफ करिएगा वेस्ट कोस्ट पे आपको केरल दिखाई देगा। ठीक है, केरल की जो है राज्य सीमा देखा जाए तो ये कर्नाटक से और तमिलनाडु से अपनी सीमा को साझा करता है और इसकी सामुद्रिक सीमा है जो कि अरब सागर से भी, इंडियन ओशन से भी लग रही है। केरल की कैपिटल देखिए दोस्तों क्या है, तिरुवनंतपुरम जो है इसकी कैपिटल है। यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के राज्यपाल है। हमने पहले ही देखा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन। संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 9 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 20 सीटें हैं। वहीं विधानमंडल, यहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा सिर्फ है, विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है। तो कौन सा विधानसभा, जिसकी सीटें कुल कितनी है दोस्तों, 140 सीटें हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट जो अभी हाल फिलहाल में केरल से संबंधित है, उसके बारे में बात करें। देखिए, केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने सभी जिलों में जो सोने की कीमत है वो समान किया है। तो यहाँ पे बैंक दर के आधार पर पूरे सोने की एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों, केरल है। ठीक है, वही बात करें जो 61 नेहरू ट्रॉफी नौकायान दौड़ हुआ था, ध्यान रखिएगा नेहरू ट्रॉफी जो है वो नौकायान दौड़ से रिलेटेड है, जिसका आयोजन किया गया है केरल के अलापुझु जिले में पुन्नामदा झील में। ठीक है, पुन्नामदा झील में इसका आयोजन किया जाता है नौका दौड़। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे हमने बात किया एक सदनी। देखिए भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदन पाया जाता है, विधानसभा भी विधान परिषद भी। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पे द्विसदन व्यवस्था पाई जाती है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही पाया जाता है। कितने राज्य हैं, उनके नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 74 वर्षों में किस देश पर अपना पहला प्रस्ताव पारित किया है? तो देखा जाए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार जो है इतने सालों में, जब से इसका गठन हुआ, इतने सालों में पहला प्रस्ताव किसी देश के ऊपर पारित किया गया है। बात करेंगे वो प्रस्ताव क्या है, उस प्रस्ताव में कौन सी बातें की गई हैं। उसके पहले देखें ये जो देश है, आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके कोशिश क्या करिए आंसर देने की आप लोग। तो करेक्ट आंसर इज बी, म्यांमार के ऊपर जो एक प्रस्ताव लाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है इस परिषद के द्वारा। तो ऐसा पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए, चूंकि आप देखिए म्यांमार में क्या है, वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन वहां की जो सेना थी, ठीक है, तो वहां के सेना के द्वारा उस वहां के मतलब एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर लिया गया, और जो आंग सान सूकी थी उनको क्या कर दिया गया, कैद कर लिया गया, वहां के राष्ट्रपति को भी कैद कर लिया गया। तो एक तरीके से वहां पे लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र को बहाल करने, वहां पे जो कुछ भी हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं उनको खत्म करने के लिए और साथ ही साथ शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को देखा जाए वहां पे पारित भी कर दिया गया, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहां पे पहला मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह के प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ये सारी बातें आपको बता दी। थोड़ा सा इतिहास में जाकर के, मतलब इतिहास का 2-3 सालों का जो म्यांमार में जो कुछ भी हुआ है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन जिन लोगों ने पढ़ा भी होगा तो वो भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या है, किस तरीके का म्यांमार की स्थिति थी, क्या हुआ वहां पे, लोकतंत्र बहाली के लिए क्या किया गया, सरकार आई लेकिन वहां पे क्या किया, सेना ने जो है हस्तक्षेप करके वहां की सरकार को जो है अबदस्त करके और अपना कंट्रोल पूरा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को लेकर के वहां पे जो हिंसा हो रही है उसको समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और म्यांमार पर जो है अपना पहला प्रस्ताव जो है अपनाया गया 74 वर्षों के इतिहास में देखा जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए प्रस्ताव में मांग क्या क्या है, वहां की जो राजनेता थी आंग सान सू की, और वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे विन मिंट सहित और भी बहुत सारे लोगों को जो हिरासत में ले लिया गया था, ठीक है, जो बेढंग तरीके से मनमाने ढंग से जिनको हिरासत में ले लिया गया, उसकी उनकी बहाली करने का जो है मांग की गई है। इस प्रस्ताव के माध्यम से उनको रिहा करने की बात की गई तुरंत। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया है इस प्रस्ताव में कि जो कुछ भी वहां पे जो अशांति फैली हुई है, जो अहिंसा हो रही है, उस हिंसा को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने अहिंसा गलती से बोल दिया है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो हिंसा वहां पे फैली हुई है उसको तत्काल जो है प्रयास से समाप्त किया जाए, मांग किया गया। जितने भी सभी पक्षकार जो है, जो पक्ष है, वो मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को सम्मान करने के लिए यह प्रस्ताव कहता है। ठीक है, तो वहां पे जितने लोग भी हैं, वहां पे जो मानवाधिकार है, वहां के जो लोगों के राइट्स हैं उनको क्या है बहाली करना, वहां की जो उनकी मौलिक स्वतंत्रता है, जो उनके फंडामेंटल फ्रीडम जो कुछ भी है उनको क्या करना, बहाल करना, और साथ ही साथ कानून के शासन को व्यवस्था करना, सेना के शासन को नहीं, कानून के शासन को, लोकतंत्र की बहाली करना। इस प्रस्ताव में ये सारी बातें की गई हैं और इसको अपनाया भी गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चूंकि बात कर रहे हैं म्यांमार की, तो आइए बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए इंडिया के ईस्ट की तरफ म्यांमार है। म्यांमार को पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे। ठीक है, म्यांमार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, और साथ ही साथ ये है आपका म्यांमार। म्यांमार से देखा जाए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है दोस्तों, नागालैंड लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो मिजोरम है। ठीक है, और ये सारे जो क्षेत्र है वो इनसे लगे हुए हैं, है ना। तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से भी अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, और उसके बाद अगर हम ये देखें कि म्यांमार की कैपिटल आपको देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसका जो पहले का नाम था बर्मा, और ना पीताओ, ठीक है, ये यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है, बर्मी क्यात जो है वो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, करेंसी है। तो ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो किस किस देशों से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थाईलैंड से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, यहाँ पे लाओस से, और यहाँ से चाइना से अपनी सीमा को साझा करता है, और साथ ही साथ इंडिया से। तो ये 4 अंतरराष्ट्रीय जो इसकी बाउंड्री
बाउंड्री है म्यांमार की। ये ध्यान रखिएगा म्यांमार के कौन कौन से राज्य हैं जो है किससे जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने मानसिक स्वास्थ्य पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव का मसौदा किस देश ने तैयार किया था? तो एक प्रस्ताव लाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इस प्रस्ताव में जो वहां पे जो शांति सैनिक हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बात की गई थी। ठीक है, और इस प्रस्ताव का जो मसौदा किस देश के द्वारा तैयार किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मैक्सिको के द्वारा ये मसौदा तैयार किया गया था, जिसको यहाँ पे मतदान किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सैनिक हैं उनकी जो मानसिक यानी कि जो मेंटल हेल्थ है उस पर लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव आया था, और उस प्रस्ताव के पक्ष में बहुत सारे देशों ने जो है मतदान किया, और भारत ने भी इस पक्ष में मतदान किया है। ठीक है, इसमें बात करें यहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, सदस्यों ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन पर एक प्रस्ताव पारित किया है। तो जो भी जो संयुक्त राष्ट्र में जो शांति अभियानों के लिए जो सैनिक होते हैं, कर्मी होते हैं, जिनको विभिन्न विभिन्न देशों से लिया जाता है, उनके जो है मेंटल हेल्थ, उनका किस तरीके से मनोसामाजिक समर्थन है, उस सब पे लेकर के ये प्रस्ताव लाया गया था। और फिर भारत ने भी इसमें जो है इसके पक्ष में वोट किया, और इस प्रस्ताव का जो मसौदा तैयार किया गया है वो मैक्सिको के द्वारा तैयार किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो मसौदा है इस प्रस्ताव में उसमें बात किया गया है, इसमें साथ ही साथ जो है मानसिक स्वास्थ्य पर यह जो प्रस्ताव है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सैनिक हैं जो विभिन्न विभिन्न देश में अभियानों पर जाते हैं, उनकी किस तरह की मानसिक स्थिति होती होगी, इन सब पे ध्यान देने के लिए, उस सब पे ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। और मसौदा जो है ये प्रस्ताव मानसिक स्वास्थ्य पर पहला स्टैंड अलोन सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मैक्सिको की, जो कि देखा जाए ये लैटिन अमेरिका का ये कंट्री है, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूएसए के जस्ट नीचे आपको मैक्सिको दिख रहा है। ठीक है, पूरी बाउंड्री यूएसए से लगती है मैक्सिको, और यहाँ पे जो है ग्वाटेमाला और बेलीज़ से इसकी जो है सीमा लग रही है। तो मैक्सिको की बात किया जाए दोस्तों, जिसको मैक्सिको जो है ये इसकी मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। आपको यहाँ पे इसकी नॉर्थ पैसिफिक ओशन से और गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये अपने जो है सामुद्रिक सीमा को साझा करता है। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? मैक्सिको सिटी है। पेसो जो है वो इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, ये यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति, यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की, सुहेल एजाज खां को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सुहेल एजाज खां हैं, जिनको देखा जाए अभी हाल फिलहाल में किसी कंट्री का भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ का? तो ध्यान रखिएगा, ये है अरब कंट्री सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब का इनको नया राजदूत बनाया गया है भारत का। और कहाँ, किनका नाम क्या है? सुहेल एजाज खां। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो ये भारत सरकार के वरिष्ठ राजनयिक हैं, और इनको देखा जाए किन्हें? सुहेल एजाज खां, इन्हें जो है सऊदी अरब का भारत का नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वर्तमान में देखा जाए तो ये एजाज खां जो है ये लेबनान में भारतीय राजदूत पद पे नियुक्त है, इस समय कार्यरत हैं। अगर हम सऊदी अरब आप देखें, भारत के बीच का किस तरीके का राजनयिक संबंध कब विकसित हुआ, किस तरीके का वर्तमान में इनका व्यापारिक संबंध है, तो देखा जाए ये जो भारत और सऊदी अरब के बीच में जो राजनयिक संबंध की स्थापना दोस्तों वर्ष 2010 में हुई थी। उस समय हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सऊदी अरब की यात्रा पे गए थे। तब से जो है भारत और सऊदी अरब के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। अगर हम देखें कि किस तरीके का व्यापारिक संबंध है भारत और सऊदी अरब का, तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखा जाए, अगर भागीदारी देखा जाए व्यापारिक भागीदार में, तो सऊदी अरब का चौथा स्थान आता है भारत के साथ। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत का। फिर उसके बाद देखा जाए चीन है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, और फिर जो है चौथे स्थान पे आता है
सऊदी अरब, ठीक है। तो ये चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, तो थोड़ा इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। अरब देशन में ये अरब का ये नेशन है सऊदी अरब, और ये आपके सामने मैप खुला हुआ है, ठीक है। सऊदी अरब की अगर हम सीमा की दोस्तों बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, आप यहाँ पे पर्सियन गल्फ देख रहे हैं, पर्सिया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये स्थित है। जिसकी देखा जाए अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा देखा जाए तो यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है दोस्तों, जॉर्डन, ठीक है, इराक से अपनी सीमा साझा करता है, कुवैत, कतर, यूएई से अपनी सीमा साझा करता है, ओमान से और यमन से, इन देशों से ये अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए हमें बहुत सारे यहाँ पे डिजर्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रुब अल खली डिजर्ट जो है ये भी कहाँ पे है, सऊदी अरब में है। यहाँ पे अल दहना डिजर्ट की भी बात करें दोस्तों तो ये भी कहाँ पे है, सऊदी अरब में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, जिस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जब भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक इसी तरह से सऊदी अरब को भी ये 2 भागों में बांटती है। तो एक तरीके से अगर इनकी लोकेशन देखें तो भारत की बिल्कुल बराबर में आपको देखने को मिलेगी। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सऊदी अरब को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें दोस्तों, सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो दोस्तों क्या है, रियाद है, ठीक है। रियाद जो है यहाँ की कैपिटल है। और अगर हम इसके मुद्रा की बात करें तो सऊदी रियल जो है यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो राजा है, यहाँ पे जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो है वो यहाँ के किंग हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आपको गल्फ दिख रहा है, 2 यहाँ पे चीजें दिख रही है, यहाँ पे गल्फ, पर्सियन गल्फ, और यहाँ पे दोस्तों दिखेगा ओमान गल्फ, जिसके बीच में आपको एक स्ट्रेट दिख रहा होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। कई बार मैंने बताया है स्ट्रेट जो होता है जो यहाँ पे जो जल संधियों को जोड़ता है और 2 भौगोलिक सीमाओं को अलग करता है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो कि पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा है और ईरान को ओमान से अलग कर रहा है। यहाँ पे एक और आपको गल्फ दिखाई देगा दोस्तों, अगर आप एटलस ले लिए होंगे तो, और मुझे पता है आप काफी सेंसियर बच्चे हैं, आप लोग एटलस लेकर के बैठते होंगे जब भी आप करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के तो क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आप स्ट्रेट देखेंगे तो ये स्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो कि किसको कनेक्ट कर रहा है दोस्तों, रेड सी को कनेक्ट कर रहा है, किससे, गल्फ ऑफ एडन से। अलग किसको कर रहा है, तो जिबूती को यमन से अलग कर रहा है बाब अल मंदेब। तो हमें 2 स्ट्रेट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश ने, ठीक है, कांके संथुराई बंदरगाह और पुडुचेरी के बीच नौका सेवा शुरू की है। तो यहाँ पे देखें 2 बंदरगाह के बारे में दिया है, कांके संथुराई बंदरगाह और पुडुचेरी, ठीक है। इनके बीच में एक नौका सेवा शुरू किया गया है। और ये कहाँ पे, ये बंदरगाह किस देश का है, कांके संथुराई जो पोर्ट है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, वहां श्रीलंका के जो मंत्री हैं, बंदरगाह, नौवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री निर्मल सिरिपाला, उन्होंने अभी हाल ही में बताया, निर्मल सिरिपाला डी सिल्वा, उन्होंने बताया कि जो जाफना जिला है श्रीलंका का, वहां पे एक बंदरगाह स्थित है, कांके संथुराई बंदरगाह, ठीक है। कांके संथुराई बंदरगाह और तमिलनाडु के पास जो पुडुचेरी है उनके बीच में जो पुडुचेरी में जो कराईकल बंदरगाह है, ठीक है, पुडुचेरी यहाँ का जो यूनियन टेरिटरी है, जो कि यहाँ पे किससे, तमिलनाडु के साइड में स्थित है, उनके बीच में यात्री नौका सेवा शुरू की जाएगी जनवरी 2023 से। आप यहाँ पे श्रीलंका का मैप देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए श्रीलंका का ये है जो क्षेत्र, बिल्कुल आप नॉर्थ पिक पे देखेंगे तो जाफना दिखेगा और यहाँ पे जाफना जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ये पोर्ट है जिसका नाम है कांके संथुराई पोर्ट, ठीक है। और इसी के बीच में, और यहाँ पे ही आपको दिखेगा पुडुचेरी, और इसी के बीच में जो है एक नौकायान सेवा शुरू करने की बात की गई है, जिसके बारे में वहां के नागरिक उड्डयन मंत्री ने ये बताया। इसके साथ ही साथ ये भी भविष्य में अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चल करके जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, कहाँ पे दोस्तों तूतीकोरिन, ये भी क्वेश्चन आप जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के, एक तरफ बंदरगाह दे देंगे, एक तरफ स्टेट दे देता है और उनको मैच द फॉलोइंग करने को देता है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कराईकल बंदरगाह कहाँ पे है, तो पुडुचेरी में है। आपसे पूछा जाए तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तो भविष्य में ये भी माना जा रहा है, इन्होंने जो वहां के मंत्री हैं निर्मल सिरिपाला, उन्होंने बताया कि आगे चल करके जो तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह है और जो श्रीलंका का कोलंबो बंदरगाह, वहां भी उनके भी बीच में यात्री परिवहन सेवाएं शुरू की जाएंगी। यहाँ पे आपको कोलंबो दिख रहा है जो कि यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी, और यहाँ पे ही आपको दोस्तों दिखाई देगा तूतीकोरिन बंदरगाह। तो इनके बीच में भी जो है
यात्री सेवा शुरू करने की बात की गई है। भारत सरकार ने इसके साथ ही देखा जाए तो फेरी सेवा पर भी सहमति दे दी है। ठीक है, यहाँ पे फेरी सेवा की दोस्तों बात किया जाए, जब 1980 की बात है, जब श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था उस समय दशक में 1980 के दशक में, और उसी समय जो श्रीलंका और जो तमिलनाडु है जो उत्तरी भाग के बीच में एक नौका सेवा थी उसको वहां पे बाधित हो गई थी। ठीक है, वहां पे देखिएगा जो श्रीलंका का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है ना, वहां पे बहुत ज्यादा तमिल लोग रहते हैं, तो तमिल का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। तो वहां पे जब नौका सेवा थी तो वहां पे जो गृह युद्ध हुआ था उसकी वजह से वो काफी चीजें जो है बाधित हो गई थी। पुनः जो है बात किया गया जब वहां पे 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म हो गया तो उन दोनों देशों के बीच में फिर से बहाली की गई इन परिवहन लिंक को। ठीक है, दोनों देशों के बीच की जो फेरी सेवा थी जो उस समय बंद हो गई थी उसको 2011 में जो है समझौते पर हस्ताक्षर करके फिर से शुरू किया गया। दोनों देश के बीच में समझौता हुआ 2011 में, और पुनः ये जो सेवा चल रही थी नौकायान सेवा, फेरी सेवा, उसको फिर से बहाल किया गया। इन सब से, इन सेवाओं से देखिए क्या होगा, ये जो दोनों देश हैं, दोनों क्षेत्र हैं, इनसे फेरी सेवा से वहां पे क्या होगा, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उनको क्या होगा, मजबूती प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऐसे फैसलों से, ऐसी चीजों से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों ने जिन पोर्ट्स के बारे में पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कांके सुंथराई बंदरगाह किस देश में स्थित है, क्योंकि भारत ने क्या किया, पुनः बहाली किया यहाँ पे जो सेवाओं की, इसलिए आपसे प्रश्न या से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। तो भारत में पहली बार होने जा रहा है वर्ल्ड टेबल टेनिस। ठीक है, और इस श्रृंखला की जो मेजबानी दोस्तों करने जा रहा है वो करने जा रहा है गोवा। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी है, और वहां पे जो है 17 फरवरी अगली साल, ठीक है ध्यान रखिएगा, 2023 17 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक जो गोवा विश्वविद्यालय परिसर है वहां पे एक स्टेडियम है, श्यामा प्रकाश मुखर्जी इंडोर, ठीक है, इंडोर स्टेडियम, वहां पे भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो गोवा में आयोजित किया जाएगा, गोवा की राजधानी पणजी में। इस कार्यक्रम की जो मेजबानी की जा रही है वो किया जा रहा है गोवा सरकार और रेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्तूप एनालिटिक्स नामक कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे स्तूप एनालिटिक्स कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, किसके किसके सहयोग से, रेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और गोवा सरकार के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत पहली बार विश्व टेबल टेनिस की मेजबानी करने जा रहा है, कहां पे हो रहा है, गोवा की कैपिटल पणजी में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। देखिए आज हम लोगों ने 2-3 चीजें इनसे संबंधित देखा। एक तो पहले इन जो शांति सैनिक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी या संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सैनिक है, उनके एक तरीके से मनोस्थिति के लिए एक प्रस्ताव आया जिसका मसौदा तैयार किया किसने, मैक्सिको ने। एक ग्रुप तैयार किया गया एक कंट्री के द्वारा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड, किस लिए, ये जो शांति सैनिक है जो विभिन्न अभियानों में संयुक्त राष्ट्र की तरफ जाते हैं, उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उन अपराधों को रोकने के लिए, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया गया है। किस देश के द्वारा दोस्तों, तो यह है भारत। ठीक है, भारत। तो भारत में देखा जाए जो वहां पे जो शांति सैनिक है, देखिए भारत के सबसे ज्यादा शांति सैनिक जाते हैं, भारत इस सब में बहुत आगे, भारत के सैनिक बहुत ज्यादा जाते हैं दूसरे देशों में। अगर कोई युद्ध हो गया, गृह युद्ध हो गया, कुछ भी ऐसी घटनाएं हो गई तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के बहुत सारे सैनिक ऐसी जगहों पे जाते हैं, और इन्हीं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन अपराधों की जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या किया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल है, वहीं पे जो है भारत की अध्यक्षता में इसे लॉन्च किया गया। जैसा कि आपको पता है इस समय जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता जो कि 1 महीने के लिए मिलती है, भारत जो है इस समय अध्यक्ष, और इसी दिसंबर के आखिरी में, मतलब इसी मंथ में लास्ट में ये अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी, और इसी दौरान जो भारत की अध्यक्षता के दौरान ही ये लॉन्च किया गया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक तरीके से अनौपचारिक मंच होगा। ठीक है, क्या नाम है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड टू
प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। एक तरीके से अनौपचारिक मंच है जो कि क्या किया जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सैनिक हैं उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उन हिंसा के सभी कृत्यों, हिंसा जो कुछ भी हो रहा है उसकी जवाबदेहिता को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। ठीक है, ऐसे अपराध बात करें या ऐसे अपराधों को रोकने और संबोधित करने का मेजबान राज्यों के अधिकारों के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके देखा जाए इसके सह अध्यक्ष कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मिस्र है, फ्रांस है और मोरक्को, ये लोग क्या है इसके सह अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय, ठीक है, नेक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, अगर हम हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर करिए वीडियो को पॉज करके। करेक्ट आंसर इज ए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आइए इसके बारे में बात करते हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय दोस्तों पंजाब के अमृतसर में है और इसे देखा जाए ये राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल, इसमें जो है नेक ग्रेडिंग में इसने 3.85 स्कोर प्राप्त किया और ग्रेड ए प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, इसकी स्थापना दोस्तों 1994 में हुई थी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त संस्था के रूप में। ठीक है, तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसका मूल्यांकन किया गया था, माफ करिएगा स्थापना की गई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो इस संस्था के भी बारे में याद रखें, ऐसी संस्थाएं जरूर पीसीएस वगैरह में तो ऐसी संस्थाएं जरूर पूछी जाती है और ये क्वेश्चन अपने आप में स्टार क्वेश्चन है, जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कहां देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय खोला गया। इन्फेंट्री दोस्तों जो पैदल सेना होती है, ध्यान रखिएगा, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, जो अपने पैदल सेना को इन्फेंट्री कहा जाता है और उन्हीं के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है, इसको आम जनता के लिए खोला गया है और ये देश का पहला और विश्व का दूसरा है। कहां पे दोस्तों, तो महू, महू कहां है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में महू में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इन्फेंट्री स्कूल की स्थापना के जो है 75वें वर्ष की पूर्व संध्या में देखा जाए तो और विजय दिवस मनाने के लिए देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया। इन्फेंट्री स्कूल महू दोस्तों जो मध्य प्रदेश के तत्वाधान में विश्व स्तरीय संग्रहालय की स्थापना इन्फेंट्री को थीम लाइन इन्फेंट्री द एलिमेंट के साथ प्रदर्शित करने के इरादे से की गई है। ठीक है, इस म्यूजियम की दोस्तों स्थापना जो किया गया था, इस म्यूजियम का निर्माण 2007 में शुरू किया गया था और 2017 में बन गया और इस म्यूजियम में संग्रहालय में देखा जाए 1747 से लेकर के यानी कि 2020 तक जितने भी इन्फेंट्री जो सेना थी, जो पैदल सेना थी, उनके इतिहास को इस पूरे म्यूजियम में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देश का पहला विश्व का दूसरा महू मध्य प्रदेश में, ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ ऑस्कर जो है 2023 95 ऑस्कर होने वाला है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। जो नामित की गई है फिल्म वो की गई है द एलिफेंट्स विस्पर्स। ठीक है, विस्पर्स। तो आइए बात करते हैं ये जो है 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड होने वाला है, ठीक है, उसमें देखा जाए ये 95वां अकादमी अवार्ड है और इस वर्ष जो है यानी कि अगली वर्ष जो है भारत की 4 विभिन्न फिल्मों को चार फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है एलिफेंट विस्पर्स, उसको डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। वही एक दूसरी एक फिल्म है जिसका नाम है ऑल डेड ब्रीज, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। ठीक है, वही हम बात करें एक जो है, अगर आप लोग RR मूवी देखे थे, काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी, काफी सुपर डुपर हिट मूवी रही है, बहुत सारे अवार्ड जीती, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी RR के जो डायरेक्टर है राजा मौली, उन्होंने भी बहुत सारे सम्मान प्राप्त
प्राप्त किए हैं। वही बात करें, ये जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है RRR, उसका एक सॉन्ग है नाटू नाटू, ठीक है, जिसको लोग नाचू नाचू बोलते हैं, उसे जो है ऑस्कर 2023 में शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। और इस सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि 2023, देखिए 15 गानों को शॉर्टलिस्ट किया गया ऑस्कर 2023 में, ठीक है, बेस्ट सॉन्ग के शॉर्टलिस्ट में। उसमें RR का जो गाना है उसको भी नॉमिनेट किया गया है ना। और ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला ये भारत का पहला सॉन्ग है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑस्कर से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे भी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा और भी देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज का फैक्ट्स ऑफ द डे, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द डे, यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द डे में जो हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को, ठीक है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार खेल को शामिल किया गया है। किस खेल को? ट्रैक साइकिलिंग को खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार शामिल किया गया है। वहीं देखा जाए संसद के जो ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया दोस्तों किसे? PT उषा को, ठीक है। वहीं बात करें परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों किसे? दिनेश कुमार शुक्ल को, ठीक है। दिनेश कुमार शुक्ल को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट्स ऑफ द डे है, बुक है जिसका नाम है फिट एट एनी एज, लॉन्च की गई है PV अय्यर के द्वारा, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछे क्योंकि कल है संडे, तो आपका काम होना चाहिए कि संडे के दिन जितने भी इस पूरे वीक में आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी उनका रिवीजन करिए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक दिन अपना रिवीजन के लिए रखा करिए और बाकी अपने नोट्स बनाते रहिए। डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको मिल रही होगी। टेलीग्राम ग्रुप के डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और डेली अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए बच्चा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।